तो सभी को नमस्कार करती हूँ। विषय जो है वो टीआरपी ट्रेंड सिनेमा से साहित्य तक। चूँकि टीआरपी से आप संभवतः अवगत होंगे, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, यह मुख्य तौर पे टेलीविज़न के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जो चैनल पे प्रोग्राम्स आते हैं उनके संदर्भ में एक रेटिंग स्केल बनाई गई है जिनको इंटम कहते हैं। ये इंडिया में जो है टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट टीम की तरफ से काम होता है। जो हमारे सेट ऑफ बॉक्स लगते हैं उस सेट ऑफ बॉक्स में ये फिट होता है। इससे पता चलता है कि हम कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो टेलीविज़न की दुनिया में प्रयोग होता रहा है, ख़ास करके धारावाहिकों, टेलीफिल्मों और जो सीरियल्स आते हैं उसके लिए। लेकिन ये धीरे धीरे इसका जो दायरा है वो बढ़ने लगा। इसको पीपुल मीटर के नाम से भी जानते हैं, जो टीआरपी ट्रेंड है। तो ये धीरे धीरे जब बढ़ने लगा, इंडियन टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट के नाम से एक संस्था के तौर पर इसने एक स्वरूप ले लिया। लेकिन इसको साहित्य और सिनेमा में कैसे इसका पदार्पण हुआ ये हमें देखना होगा, क्योंकि सिनेमा ने अपने प्रारंभिक चरण में साहित्य से ही एक तरह से प्राण तत्व ग्रहण किया। अगर हम विश्व सिनेमा का एक परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है वो लगभग 117 साल हो गए और भारतीय सिनेमा को भी 100 साल के आसपास होने को आ रहा है। ऐसे में ये चीज़ें कितनी तेजी से बदल रही हैं और बदलते हुए समय के साथ ये हमारे आसपास किस तरह से बिखरती हुई और हमारे अंतः तक घुसती जा रही हैं। जिस चूँकि ये जो मीडिया और टेलीविज़न का शब्द है वो हमारे साहित्य में कैसे घुसने लगा, ये जब बात हम देखते हैं तो ये बहुत ईमानदार फार्मूला हमें नहीं लगता है, बल्कि इसको हम दूसरे ढंग से देख सकते हैं। जैसे CLRP मतलब सिनेमा लिटरेचर रेटिंग पॉइंट, ये इस तरह से इसका बदला स्वरूप हमारे सामने आ सकता है। अगर हम सिनेमा की शुरुआत की बात करें तो 1912 में सबसे पहले एक पौराणिक सिनेमा बनी थी, उसका नाम था पुंडलिक। फिर उसके बाद आपको याद होगा, आप सब शायद इस बात से अवेयर हों कि दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाया। उसके बाद धीरे धीरे सिनेमा में पौराणिक कथाओं को लेकर के काम होने लगा। तो सिनेमा का साहित्य के साथ शुरू से ही एक गहरा संबंध रहा है, लेकिन आज एक पॉइंट स्केल की तरह कैसे काम करने लगा, हमारे आम जीवन में किस तरह से काम करने लगा। पारस ने जो शुरुआत की है वो गजब की शुरुआत है कि एक छोटा युवा एक छोटी जगह पे एक बड़ा प्लान करता है जिसमें ये सारी चीज़ें निकल करके हमारे सामने आ रही हैं कि हम इनको कैसे देखें। अब जब दादा साहब फाल्के के उस सिनेमा की हम बात करते हैं और उससे हम जब बाहर निकलते हैं तब हमारे सामने और सारी बिंदु खुलते हैं। मैं कुछ चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहूँगी। जैसे 1931 में एक फिल्म आती है आलम आरा। अब आलम आरा के साथ ही ख़ानदान, बरसात और मुसाफिर, किस्मत, तमाम तरह की ये फिल्में आनी शुरू हो गई। लेकिन साहित्य के साथ सिनेमा का संबंध ये पौराणिक कथाओं से होते हुए बिल्कुल मेन स्ट्रीम के साहित्य से कैसे जुड़ा? वो जुड़ा 1933 में मुंशी प्रेमचंद के साथ। प्रेमचंद जी चूँकि कथा सम्राट के तौर पे सुप्रसिद्ध हैं और चर्चित हैं, आज भी वो ख्यात, आज भी लोगों में उतना ही उनका बड़ा मुकाम है जबकि 1933 में हुआ करता था। उन्होंने एक मील मजदूर के जीवन को लेकर के एक फिल्म लिखी, पटकथा लिखी, जिसको बनाया था मोहन भगनानी ने। लेकिन वो फिल्म रिलीज जब हुई तो उसमें चीज़ें बदल दी गई और यह बात तो उनको अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने 28 नवंबर 1934 में जैनेन्द्र जी को एक खत लिखा और लंबा चौड़ा खत लिखा जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा और दुख को व्यक्त किया कि साहित्य को हम सिनेमा के करीब बेशक मानते हैं, लेकिन यह समाज जो है साहित्य से बिल्कुल अलग है, हम यहाँ पर सेट नहीं हो सकते हैं। ये उनका दुख था। उन्होंने उस खत में एक शब्द लिखा था जो मैं आपसे साझा करती हूँ। ये वैल्गैरिटी को इंटरटेनमेंट का वैल्यू मानते हैं। यही लाइन जो है आज तक चली आ रही है कि
वैल्गैरिटी जो है वो एंटरटेनमेंट का एक बड़ा वैल्यू स्केल तैयार करता है। तो क्या हम इसी वैल्यू स्केल के आसपास घूम रहे हैं? जैसे सिनेमा में कोई एक सब्जेक्ट या विषय या कोई टॉपिक ट्रेंड करता है, वही लगातार कई फिल्मों में दोहराया जाने लगता है, चाहे वो बरसात की सीन हो, किसके सीन हो, या फिर वैल्गैरिटी से रिलेटेड हो। तो ये एकदम से वो टीआरपी का मानक मान लिया जाता है, और चूंकि इसका जो संबंध है वो बिजनेस और व्यापार से है, व्यवसाय से है, तो दोनों के संबंध को जब हम देखते हैं तब ये महसूस होता है कि साहित्य ने सिनेमा को जो स्पेस दिया वो स्पेस साहित्य में हासिल नहीं हो पाया। आज की तारीख में अगर हम इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जब जोड़ते हैं तब चीजें और बदली हुई महसूस होती हैं। लेकिन उसके बाद हम एक और चीज पर जब हम ध्यान देते हैं, वंदना गुप्ता जी नमस्कार, कि फिल्मिस्तान की जो दुनिया है वो बहुत भ्रमजाल वाली दुनिया है। उसके जो उस दुनिया में जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो हमें कई बार भ्रम में डाल देती हैं, और वहाँ की जो सम्मोहक दुनिया है वो एक आकर्षण की दुनिया है। हम आकर्षण की उस दुनिया में कितना फिट हो पाते हैं ये हमें देखना होगा। वहाँ पर एक चीज़ जो ट्रेंड करती है वो मसाला या ग्लैमर के तौर पर ट्रेंड करती है, तो क्या वह टेंडेंसी हमारे साहित्य में भी मौजूद है? ये जब हम इस स्केल से देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि नहीं है। जैसे भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास चित्रलेखा है, उस पर जब फिल्म बनी तो फिल्म भी हिट हुई थी और किताब तो चर्चित है ही। तो जब साहित्यिक कृतियों पर कोई फिल्म बनती है तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो दुविधा होती है वो होती है कि क्या जिस तरह से उसे लिखा गया है उसी तरह से सेलुलाइड पर्दे पर उसे फिल्मांकन किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो क्या उसका दर्शकों तक उसी तरह से वह चीज पहुंचेगा? क्योंकि जो शब्द की दुनिया है उसका मानक अलग है, और जो चित्र की दुनिया है उसका स्वरूप अलग है। तो दोनों के स्वरूप को मिलाने में कठिनाइयां बहुत आती हैं। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के कृतियों पर खूब सारी फिल्में बनी, जिसमें परिणीता पाथेर, पंचाली चोखेर वाली सहित तमाम है शरतचंद्र के उपन्यासों पर भी फिल्में बनी। कमलेश्वर 7वें दशक में अगर हम जाते हैं तो कमलेश्वर ने काफी लंबे समय तक फिल्म दुनिया में अपना योगदान दिया और काम किया उन्होंने। लेकिन कमलेश्वर को 7वें दशक के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर लंबे समय तक उनका यह दखल वहांपन बना रहा। वहीं यही सच है, मन्नू भंडारी जी आज भी हमारे बीच में जीवित हैं, उनके उपन्यास यही सच है। पर जो फिल्म बनी थी उसका नाम था रजनीगंधा, और राजेंद्र यादव के जो किताब सारा आकाश, उस पर भी फिल्म बनी, लेकिन सारा आकाश के मुकाबले रजनीगंधा लोगों के दिल दिमाग पर लंबे समय तक अपना असर छोड़ने में कामयाब रही। 9वें दशक का आते आते साहित्य और सिनेमा का जो संबंध है धीरे धीरे कम होने लगा, और ये कम होते होते बिल्कुल निचले पायदान पे आ गया। बल्कि सिनेमा ने एक सेल्यूलाइड का जो स्वरूप नया तैयार किया वो वैल्गैरिटी का तैयार किया। यह इंटरनेशनल सिनेमा से प्रभावित ज्यादा रहा। तो ये देखने वाली चीज होगी कि सारा चीज जो है मसाला केंद्रित हो जाएगा या उसका जो थोड़ा बहुत अंश है वो बचा रहेगा। बेशक सिनेमा की जो शुरुआत हुई है वो मनोरंजन केंद्रित हुई कि मनोरंजन को लेकर के फिल्में जो है वो बनाई जाएंगी, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य था वो कहीं न कहीं व्यवसाय ही रहा। चूंकि साहित्य जो है संवेदना और अनुभूति प्रधान विधा है, लेकिन सिनेमा जो है वो मनोरंजन प्रधान विधा है। तो दोनों के मनोरंजन, एक मनोरंजन से केंद्रित है, दूसरा जो है वो समाज केंद्रित है, अनुभूति केंद्रित है, संवेदना केंद्रित है, समस्या केंद्रित है। अब दोनों के लिए पाठक का जो रेटिंग स्केल है वो अलग अलग होगा। तो सिनेमा के जो शब्द हैं वो कहीं साहित्य में फिट होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे याद आता है कि 17 अगस्त 2017 में विल्किंसन के साथ मिलकर दैनिक जागरण ने एक रेशियो शुरू किया। वो 10 टॉप 10 किताबों की सीरीज जारी करने के लिए, कथा, कथेतर और अनुवाद।
जब ये शुरू किया गया तो काफ़ी हलचल भी हुई और उसमें बहुत सारी किताबें लोगों के बीच में आ रही हैं, पॉपुलर हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं और नहीं भी जुड़ रहे हैं, तो उसकी आलोचना भी हुई और कुछ लोगों ने तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संदर्भित थी। जी, उस पर भी आती हूँ। आपका बंटी पे भी बनी, लेकिन वो विवादित रही, वो उस तरह से चर्चित नहीं हो पाई थी, तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, चर्चा का विषय दूसरा हो जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। उसी तरह से जैसे चेतन भगत की 3 इडियट्स तो पॉपुलर हुई, लेकिन काइपोचे फिर फ्लॉप हो गई। तो जब साहित्य केंद्रित कोई फिल्म बनाई जाती है तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि क्या जो किताब में हमने पढ़ा है वही चीज़ सेलुलॉइड सिनेमा के माध्यम से क्या हम दर्शकों को जोड़ पाएंगे। इस संदर्भ में शेक्सपियर और रस्किन बॉन्ड का ओंकारा और मैकबेथ को भी हम देख सकते हैं, मकबूल को भी देख सकते हैं, जो अपनी किताब के मुकाबले वो सिनेमाई थिएटर में कम रेशियो बटोर पाई हैं। लेकिन फिल्मों ने जो ट्रेंड शुरू किए वो ट्रेंड साहित्य में धीरे धीरे अपना घर बनाया। जैसे डीडीएलजे जब आया तो वो लंबे समय तक 365 दिन एक थिएटर में लगा रहा और उसमें जिस चीज़ को प्रचलन में लाया गया, करवा चौथ मेन था, सिमरन का एक कॉन्सेप्ट जो वहाँ डेवलप किया गया था, वो मेन सोसाइटी में लोगों को आकर्षण का विषय बना और लोग उससे आकर्षित होने लगे, जुड़ने लगे कि हाँ एक नई चीज़ हमारे सामने आई है जिससे हम सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो साहित्य और समाज के माध्यम से कनेक्टिविटी की जो शुरुआत हो रही है वो देखने वाली है कि इसको कैसे जैसे जोड़ा जाए। अब ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध हैं उन्होंने हमारे सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है और एक आकर्षण भी पैदा किया है। चुनौती इस तरह से है कि हम ऑनलाइन में चीज़ें जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो हमें मिल जाती हैं, लेकिन जो ऑफलाइन में चीज़ें हमें मिलती हैं उसके 2 फायदे हों। जैसे कि किताबों के जो मिलने के स्थान है वो एक है बुक शॉप, दूसरा है पुस्तकालय और तीसरा ऑनलाइन माध्यम। आप देखिए, जब हम किसी किताब के दुकान में जाते हैं और किसी चीज़ को छू करके देखते हैं, उसके कंटेंट को देखते हैं, जांचते परखते हैं, तो एक अलग सा अनुभव करते हैं। वहीं हम अगर पुस्तकालय में जाते हैं तो बिना खरीदे किताब को पढ़ते हैं और पढ़ करके उसमें से जो नोट्स बनाते हैं वापस आ जाते हैं। तीसरी चीज जो है कि ऑनलाइन में हम गए, हमने सर्च किया और ऑर्डर कर दिया। लेकिन इसके संदर्भ में अगर आज की तारीख में देखा जाए तो किताबें थोक भाव में बिक रही हैं और खूब लिखा जा रहा है और उस पर फिल्में भी बन रही हैं और आकर्षण का विषय भी बना हुआ है। लेकिन अगर ग्रामीण स्तर पर हम इसको देखने जाते हैं तो आज भी गाँव में किताब एक दूसरे से मांग कर पढ़ने की एक पुरानी परंपरा है। इसके 2 कारण हैं, एक तो आर्थिक कारण है, दूसरा है सोशल कनेक्टिविटी। आर्थिक रीजन है कि हर व्यक्ति किताबें खरीद कर पढ़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन सोशल कनेक्टिविटी इस तरह से है कि अगर हम किसी के यहाँ किताब लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम उससे हाल चाल करेंगे, देश दुनिया की बात करेंगे, समाज की राजनीति की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे और सोशल चेंजेस की भी बात कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर हम एक 1 वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। हम वहाँ जाते हैं और अपने पसंद की चीज़ें को सेलेक्ट करते हैं और ऑर्डर में डाल देते हैं। तो वहाँ पर ये आपके पास सुविधा नहीं होती है कि हम लोगों से ज़्यादा देर तक संवाद कर पाएं या उनसे हम जुड़ पाएं। उसके बाद एक चीज़ मुझे जो अगर जैसे टीआरपी को अगर मैं एक नए शब्द के साथ जोड़ दूं, जैसे मैंने शुरू में संकेत किया था CLRP, सिनेमा लिटरेचर रेटिंग पॉइंट, अगर इसको हम केंद्र में रखते हैं तो इसका स्केल क्या बनेगा? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तब ये समझ में आता है कि इसका जो सबसे बड़ा केंद्र बनेगा वो साहित्य जगत के लिए वो होगा पाठक रिव्यू। और पाठक का रिव्यू कैसे हमारे तक आएगा? कल तक किताबों की समीक्षा को बड़ा पॉइंट माना जाता था, लेकिन आज की तारीख में क्या बुक समीक्षा रेटिंग पॉइंट है? नहीं। जैसे आज की तारीख में एक चीज और, जब हम सिनेमा के आकर्षण को जोड़ते हैं, साहित्य के साथ जोड़ते हैं,
तब जो सबसे मूल चीज हमारे सामने आती है कि हम जब सिनेमा देखते हैं तो उसमें हमारे देखने के 3 कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि विषय हमें पसंद हो, दूसरा कारण ये होता है कि हमें अभिनेता या अभिनेत्री जिसका अभिनय पसंद है या हम उसको पसंद करते हैं, और तीसरा कारण है कि उसमें सोशल इश्यूज क्या हैं या किस सब्जेक्ट को लेकर के बनाया गया है। तो ये हमारे 3 चॉइसेस होते हैं। साहित्य में भी यही चीज होता है कि हम किस तरह के साहित्य को पढ़ना पसंद करते हैं, क्या लव ट्रायंगल को पढ़ना पसंद करते हैं या सोसाइटी से रिलेवेंट पढ़ना पसंद करते हैं या फिर सोशल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के और अकॉर्डिंग जो चीजें लिखी गई हम उसको पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर बारीकी तौर पर देखा जाए तो ये थोड़ी सी एक दूसरे से अलग भी हैं, क्योंकि सिनेमा का जो मार्केट है, जो रिव्यूज है वो अलग है। आज की तारीख में सिनेमा को लेकर के जो फार्मूला या ऑब्जर्वेशन बना है वो प्रिंट मीडिया के जो माध्यम है वो फिल्मों की समीक्षा के माध्यम से उसका एक बैकग्राउंड तैयार कर देते हैं कि यह फिल्म है और इसका ये चीज है। जैसे अभी गत दिनों एक फिल्म आई थी छपाक और थप्पड़, इसको लेकर लोगों में बहुत सारे रिव्यूज आए, एक दूसरे के एंटी भी हुए और फिर कुछ लोगों का ये हुआ कि हम जाकर देखेंगे। ये एक युद्ध के मैदान की तरह कन्वर्ट कर दिया गया, एक इशू को दूसरी तरफ आंदोलन से जोड़ दिया गया। उससे फिल्म को कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इस एक फार्मूले ने अगले और फिल्मों को ऐसा करने के लिए जरूर प्रेरित किया। ठीक यही चीज आज हमें साहित्य में देखने को मिल रहा है। जैसे पौराणिक चरित्रों को लेकर के लगातार साहित्य रचा जाने लगा है और ये फार्मूला धीरे धीरे हिट होने लगा है, क्योंकि पौराणिक तथ्य जो हैं या पौराणिक कथाएं जो हैं उनका कभी भी खात्मा नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी तौर पर हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो अब ये देखिए कि बुक पब्लिशिंग, बड़े बड़े बुक पब्लिशर हाउस में इस कैरेक्टर्स को लेकर के एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है। जैसे अमीश त्रिपाठी को एक उपन्यास उन्होंने सोचा, सिर्फ जिसका टॉपिक भी उन्होंने नहीं तय किया, उसके लिए उनको 5 करोड़ का असाइनमेंट मिल जाता है। उनको न सिर्फ असाइनमेंट मिलता है बल्कि पब्लिशर के तरफ से उनको एडवांस रॉयल्टी भी दे दी जाती है। तब वो एक बड़ा आकर्षण का विषय बनता है कि साहित्य में भी पैसे हैं। सबसे बड़ी चीज ये लोगों को आकर्षित करती है कि कहाँ पर हमें मार्केटाइजेशन मिलेगा या हमको मनी कहाँ से मिलने वाली है। उस एक कॉन्ट्रैक्ट ने लोगों को फार्मूलाबद्ध लेखन की तरफ मुड़ने के लिए एक तरह से आकर्षित किया या फिर उनको मुड़ने के लिए बाध्य किया। तो अमीश त्रिपाठी को वो चीज मिली। उसके बाद आप उठा करके देख लीजिए कि नरेंद्र कोहली के बाद अभी इन्हें हालों में बहुत सारे लोगों ने पौराणिक चरित्रों को लेकर कविता, कहानी, उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। मुझे 3 चीज इस संदर्भ में ध्यान आती हैं। कविता में जैसे एक स्वप्न पास वंदना गुप्ता ने लिखा था, उसके बाद उस फार्मूला को लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी गई। दूसरा मुझे पोएट्री मैनेजमेंट का ख्याल आता है, जो कि 2016 में शुभम श्री ने लिखा था। पोएट्री मैनेजमेंट, उस फार्मूला को लेकर लगातार खूब सारी कविताएं लिखी जाने लगी। फिर एक मोनिका कुमार ने गुदा विमर्श लिखा, तब वो फार्मूला भी लोगों को पहले तो शोर किया, उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं यह चीज तो बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी पॉपुलर होने का एक माध्यम है, इसको एक ट्रेंड की तरह हम देखते हैं, तो वो उस संदर्भ पर लिखे जाने लगे। फिर अविनाश मिश्र ने हाल ही में कामसूत्र को लेकर के कविताएं लिखनी शुरू की, तो वो विषय भी लोगों को बहुत पसंद आने लगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जब हम साहित्य हो या सिनेमा हो, समय के साथ जब हम कोई चीज लिखते हैं, अचानक से वो हमें आकर्षित करता है, तब हम वैसा ही लिखने लगते हैं। यही लिखने की जो प्रवृत्ति पैदा होती है वो कहीं न कहीं इस बात को सोचने के लिए बाध्य करती है कि जो चीज सिर्फ सिनेमा तक प्रतिबद्ध या रूढ़ रहा है, वही चीज धीरे धीरे चलते हुए साहित्य में
अपनी जगह बनाने लगा। अब उसके बाद हम जैसे एक नए चीज के तरफ जब हम आ रहे हैं कि जो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म्स हैं वो फिल्मों के रिव्यू और बॉक्स ऑफिस को बहुत इफेक्टेड करते हैं, कई बार उसको उछाल देते हैं, कई बार नीचे ले आते हैं। तो ये पब्लिक डिमांड के तरह इस स्केल को यूज किया जाता है। यही चीज प्रसार बढ़ाने के माध्यम बन जाते हैं। लेकिन अगर हम सिनेमा से बाहर निकल करके इस बात को देखें तो आजकल एक नई चीज शुरू हुई है, वो मृत्युंजय सर नमस्कार। वो नई चीज जो शुरू हुई है वो वेब सीरीज हुई है। जो वेब सीरीज का सीजन आया है उसको आप इस तरह से देखिए कि इसने सिनेमा इंडस्ट्री के लोगों को एकदम से हिला दिया है और सिनेमा इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी चुनौती रखी है कि वेब सीरीज ने कि अब सिनेमा को बहुत सारे बड़े निर्माता जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज करने लगे हैं। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें आजकल जो है नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो है, सोनी वीडियो है और डिज्नी हॉटस्टार ऊट जैसी साइट्स हैं जिस पर ये वेब सीरीज पब्लिक किए जाते हैं। अगर इसको हम इस तरह से भी देखें कि जैसे किसी फिल्म को देखने के लिए हमें थिएटर में जाना पड़ता है, लेकिन वेब सीरीज चूंकि कंटिन्यू एक जैसे हम टेलीविजन पे सीरियल देखते हैं एपिसोड की तरह, ठीक वैसे ही ये एपिसोड की तरह आता है। तो ये जो चुनौतियां एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं उस चुनौती ने एक बड़ा आकर्षण हमारे सामने पैदा किया है। अब जैसे आर्या जो वेब सीरीज शुरू हुई है उसे अनु सिंह चौधरी ने लिखा है। अनु सिंह चौधरी वही है जिन्होंने नई वाली हिंदी के अंतर्गत उन्होंने ममा की डायरी लिखी है। तो वो ममा की डायरी उनकी उतनी ही पॉपुलर रही है। तो एक साहित्यकार सिनेमा में जब जाता है तो उसके लिखने का अंदाज कैसे बदल जाता है, आप इसको भी इस तरह से देख सकते हैं। चाहे प्रेमचंद रहे हों, चाहे भगवती चरण वर्मा रहे हों, चाहे उपेंद्र नाथ अश्क रहे हों या रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हों या फिर आज की तारीख के जो नए लेखक हैं उनकी भी रचनाओं पे फिल्में बन रही हैं। विवेक मिश्र की एक कहानी 30 मिनट्स पे भी एक फिल्म बनी है। वो फिल्म उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई जितनी की कहानी है, जितना कहानी अपना असर छोड़ती है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती होती है कि जब साहित्यिक कृति पर फिल्म बनाई जाती है तो क्या वो उतनी सक्सेस हो पाएगी, ये बड़ा सवाल होता है। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, जब वो बनी तो साहित्य से वो सिनेमा में के सेलुलाइट पे जब उतरी तो दोनों में अंतर आ गया। वो प्रेम केंद्रित हो गई और विषयांतर तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया। वो पहले तो सफल नहीं हुई, बाद में सफल हुई, फिर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो ये एक साहित्य और सिनेमा के बीच की जो दूरी है वो कई बार चुनौती की तरह हमारे सामने आती है। अब चूंकि साहित्य में जो है शब्दों के माध्यम से जो वातावरण तैयार किया जाता है वही वातावरण सिनेमा में जो है वो दृश्यों के माध्यम से तैयार किया जाता है। अब सिनेमा और साहित्य में अब जैसे एक मुझे ध्यान आता है कि अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी बाहुबली। वो जिस तरह से टेक्निक का यूज किया गया है, जिस तरह के अल्ट्रा टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को प्रेजेंट किया गया है, क्या उस विषय को केंद्र में रख कर के कोई साहित्यिक कृति लिखी जाएगी तो क्या उसके मूल भाव उसी तरह के रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि शब्दों के माध्यम से उसी तरह से उकेरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए दोनों के जो प्रस्तुतिकरण की जो विधा है वो अलग होती है। और मुझे एक कोटेशन ध्यान आ रहा है कि साहित्य और सिनेमा जो है दो एक पड़ोसी की तरह हैं। दोनों एक दूसरे के काम तो आते हैं, लेकिन यह कभी सुनिश्चित नहीं हो पाया कि दोनों में इनमें से प्रेम है या नहीं है। मतलब इन दोनों के बीच में आपसी जो संबंध है वो प्रेम पर केंद्रित है या सिर्फ प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है, ये आज तक तय नहीं हो पाया है। तो विल्किंसन ने तो एक और नई मुहिम छेड़ दी है दैनिक जागरण के माध्यम से कि हम किताबों का एक रेट बनाने लगे हैं, एक स्केल बनाने लगे हैं कि इतनी मात्रा में किताब 1 पॉइंट में है या 2 पॉइंट में है या 10वें नंबर पे है या पहले नंबर पे है। तो ये जो नंबरिंग का जो कॉन्सेप्ट सिनेमा से उठ करके टेलीविजन से उठकर सिनेमा से उठ करके साहित्य में आया है, इससे व्यावसायिक
सादरीकरण का जो नमूना है वो दूसरे तरह से आता है। इस बात को हम बलराज साहनी जी के शब्दों में समझे तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि फिल्म कला को ऑपरेशन टेबल पर रखिए और चीर फाड़ कीजिए, तब पता चलेगा कि फिल्म कला है। दरअसल एक कला का नाम नहीं है, बल्कि अनगिनत कलाओं के समूह का नाम है। तो एक फिल्म में अनगिनत कलाओं का चित्रण होता है, लेकिन यही चीज जब हम साहित्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो साहित्य किसी एक विषय या विधा पर केंद्रित होती है। अगर एकांकी लिखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके एक अंक होंगे, एक विषय केंद्रित होगा। लेकिन अगर वही नाटक लिखा जा रहा है तो उसके दृश्य अलग अलग होंगे, स्थान अलग अलग होंगे और पात्रों का निश्चयन होगा। अगर वही उपन्यास की शैली में लिखा जा रहा है तो वो एक अलग कैटेरिया में होगा। और आज की तारीख में तो उपन्यास भी छोटे छोटे शीर्षकों के माध्यम से लिखे जाने लगे हैं। तो साहित्य और सिनेमा के बीच में ये जो रेटिंग का स्केल स्टार्ट हुआ है, इसने लोगों को एक प्रतिस्पर्धी बना दिया और इस कदर प्रतिस्पर्धी बना दिया है कि जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस, जो प्रतिस्पर्धाएं सिनेमा के सेलुलाइट्स पर देखा जाता रहा, वही पेज 3 का दबाव आज के साहित्य में भी देखा जाने लगा है। हर साहित्यकार अपनी रचना को लेकर के बहुत पजेसिव और बहुत पॉपुलर हो जाना चाहता है। और एक चीज और शुरू हुआ है साहित्य जगत में कि पहले किताबें पब्लिशर ही छापते थे और उसकी मार्केटिंग भी वही करते थे और उसकी पब्लिसिटी स्टैंड भी वही डिसाइड करते थे। लेकिन आज की तारीख में यह ट्रेंड भी बदला है और वो इस तरह से बदला है कि आज की तारीख में बहुत सारे राइटर अपनी किताबें वो खुद लिखते हैं और खुद उसकी पब्लिशिंग भी कर लेते हैं। पब्लिशिंग के साथ साथ वो मार्केटिंग भी करने लगे हैं और सेलिंग भी होने लगी है। तो ये एक चीज जो है वो वहीं से आया है, न कि ये यहाँ पहले से मौजूद था। पहले के आप इतिहास को उठा करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहां पर ये चीज नहीं थी। तो भविष्य का साहित्य, उसके लिए हम एक नया शब्द देना पसंद करेंगे, वो है LRP, लिटरेचर रेटिंग पॉइंट। और यह लिटरेचर रेटिंग पॉइंट जो है वो जो है हमें इस तरह से तय करना होगा, वो है लेखक, पाठक, उसके बाद रिव्यू। अच्छा, एक चीज और आप लोगों ने शायद महसूस किया होगा कि अभी जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किताबें हमें उपलब्ध हो रही हैं तो वहाँ पर हमारे सामने सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो ये आता है कि हम वहाँ रिव्यू कर दें, रेटिंग कर दें। 1 2 3 4 5 स्टार्स आते हैं। तो क्या इसे हम लेखक के किताब के रिव्यू के तौर पर देख सकते हैं, कंटेंट रिव्यू के तौर पर आकलन कर सकते हैं? क्या हम इन बिंदुओं को वहां पर रेखांकित कर पाते हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की तारीख में बहुत सारे राइटर लखटकिया राइटर की श्रेणी में खड़े हैं। अभी हाल ही में एक मैंने न्यूज देखा था कि डार्क हार्स नीलोत्पल मृणाल का बहुत पॉपुलर उपन्यास है और उस पर काम होना चाहिए, उस पर फिल्म बनने जा रही है। अब देखना ये होगा कि डार्क हार्स किताब के रूप में ज्यादा पॉपुलर है या फिर फिल्म बनेगी तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ये एक जो जिज्ञासा है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बना रहेगा कि हाँ सिनेमा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या फिर किताब अपनी स्थान जो बना चुकी है वो बना रहेगा। तो ये मृणाल के किताब के सिर्फ संदर्भ में मैंने संक्षेप सी जिज्ञासा के तौर पे इस बात को आपसे साझा किया है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आजकल जब से ये टॉप 10 का खेल शुरू हुआ है, जैसे हमें याद आता है कि एक उपन्यास चित्रप्रिया है जो मराठी शायद कन्नड़ में लिखी गई है, चित्रपवई उसका नाम है। वो बहुत जब हम छोटे थे तो ये आकाशवाणी से उसकी श्रृंखलाएं आती थी, एक कड़ी एक दिन आती थी, फिर अगली कड़ी की हमें प्रतीक्षा रहती थी। आज की तारीख में भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर कहानी और उपन्यास दोनों जो है वो हमें छोटे छोटे एपिसोड में पढ़ने को मिलते हैं। तो ये भी पाठक
पाठक के साथ कनेक्ट करने का एक बड़ा माध्यम है। प्रतिलिपि ने इस चीज को सबसे पहले शुरू किया था, फिर नौटनाल ने किया, फिर आज के तारीख में मातृ भारती भी अपना काम शुरू किया है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो चूंकि साहित्य का सिनेमा का एक दूसरे के साथ बड़ा गहन संबंध है, दोनों को दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में गुलजार भी हैं और उनके रहते ही आप देख, उन्होंने मासूम और आंधी फिल्म बनाई थी जो कमलेश्वर ने ही लिखी थी, वो बहुत पॉपुलर रहा। लेकिन उन्हीं के रहते ही 9वें दशक तक आते आते ये जो सब्जेक्टिव फिल्म है वो खत्म हो गए, बल्कि फार्मूला फिल्मों ने अपनी जगह बहुत तेजी से घेरी। और फार्मूला फिल्मों का इतना असर रहा कि आज के समय में साहित्य भी फार्मूलाबद्ध लिखा जाने लगा है कि कौन सा विषय ऐसा है जो मार्केट में बिकाऊ है, और अगर वो मार्केट में बिकाऊ है तो पब्लिसिटी स्टैंड क्या होगा, और हमें उस किताब को पाठक तक ले जाने के लिए हमें कौन सा टूल्स यूज करना होगा। तो आज की तारीख में ये चीजें अब एक दूसरे से दूर नहीं रह गई हैं। और एक चीज और हुआ है कि कोई भी अब किसी भी साहित्य हो या सिनेमा हो, उसके किसी भी गतिविधि को छिपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अब छिपाना मुश्किल है। हाँ, चोरी का बाजार बेशक बहुत बढ़ा है कि किसी का भी कंटेंट, किसी की भी लाइन, किसी की भी पंक्तियां अब कहीं भी किसी और माध्यम में यूज हो सकती है। जी, जल्दी पॉपुलर होने का जो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में शुरू हुआ है, इसने कहीं न कहीं हमें एक रेस में शामिल कर दिया है, और यह रेस हमारे लिए घातक भी है। और ये इस तरह से घातक है कि जब हम किसी रेस में शामिल होते हैं तो वहाँ दो ही चीजें हो सकती, एक विजेता होगा, एक उपविजेता होगा, हार होगी या जीत होगी। तो अगर हमारे दिमाग में यह बात सेट हो गया है कि हम हारना ही नहीं चाहते हैं, तब तो वहां पे सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि अगर हम हार गए, पटखनी खा गए, तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। यह प्रचलन जो है साहित्य में भी तेजी से बढ़ा है, और बिकाऊ विषय तो बहुत तेजी से लिखा जा रहा है। प्रेम पहले नंबर पर आ गया है। प्रेम के साथ साथ मुझे लगता है कि लिव इन रिलेशन का भी सब्जेक्ट आ गया है, और अल्ट्रा मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव बनने का कॉन्सेप्ट भी तेजी से घर कर गया है। और यह सारी चीजें जो है साहित्य में सिनेमा के रास्ते से ही, हालांकि दोनों का माध्यम यही रहा है समाज का दर्पण बनना, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग रहे हैं। कि एक का तरीका जो होता है वो विषय को विजुअली दिखाना, और दूसरे का जो है शब्दावली के माध्यम से चित्रित करना। तो दोनों का जो माध्यम है, दोनों का एक तरीका जो है अलग अलग है। बस फर्क ये है कि जो चीज़ हम देखते हैं उससे हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और जो चीज़ हम पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने की सबकी अपनी एक सीमा है। फिल्मों की पहुंच जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत किताबों के। साहित्य की जो पहुंच है वो सीमित दायरे तक है, और कितना भी आप पॉपुलर कर लीजिए, कितना भी उसके लिए पब्लिसिटी स्टैंड यूज कर लीजिए, लेकिन हम एक फिल्म देखने के लिए 1000 रुपये थिएटर में बुक तो कर लेते हैं, लेकिन साहित्य केंद्रित चीज़ों से हमारी थोड़ी दूरी रहती है। हम उस पर जल्दी खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि उसको पढ़ना होता है, सिनेमा को हमें देखना होता है। तो ये एक दृश्य माध्यम है, और एक जो है दृश्य श्रव्य और पठनीय माध्यम है। तो ये बड़ा जो अंतर है, ये बड़े फर्क जो हैं, इसको नहीं मिटाया जा सकता है। इससे भी पाठक और दर्शक का बड़ा अलग तरह से जुड़ाव होता है। और ये जो चीज़ें हैं वो सिलेक्टिव ऑप्शन की तरह हैं, और ये लिमिटेड लोगों तक इसकी पहुंच है। साहित्य जैसे कोई किताब पॉपुलर हो जाती है, चाहे हम अमिश त्रिपाठी का ही ले लें, या फिर चेतन भगत की ही ले लें, या फिर प्रेमचंद की ही कोई कृति क्यों न ले लें, या फिर आज जो लोग लिख रहे हैं, चाहे वो नीलोत्पल मृणाल हो, चाहे दिव्य प्रकाश दुबे हो, चाहे कोई भी हो, जो पॉपुलर लेखन कर रहे हैं, क्या उनकी पहुंच सभी तक है? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप इस तरह से जब हम देखेंगे कि नहीं है,
लेकिन जब वही विजुअल आर्ट में आ जाता है या सेलुलॉइड थिएटर पे पर्दे पर अगर प्रसारण हो जाता है तो उसकी पहुंच जो है बहुसंख्यक लोगों तक है। तो ये एक जो अंतर है वो हमेशा रहने वाला अंतर है, ये खत्म नहीं। अभी जो वेब सीरीज का ट्रेंड शुरू हुआ है उसने तो घातक से भी महाघातक कथा रच दी है और अब तो सब कुछ एकदम से सामने हमारे होने लगा है। और वेब सीरीज ने जो चुनौतियां खड़ी की हैं उस चुनौतियों से तो हमें नहीं लगता कि हम बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। और जिस तरह का अभी पेंडेमिक चल रहा है, महामारी के दौर में सब लोग अपने घर में हैं, तो ये एक मनोरंजन का भी माध्यम है और समय व्यतीत करने का भी एक बड़ा माध्यम बना है। कई बार हमें किताब ज्यादा प्रभावित करती है तो बहुत बार सिनेमा। जैसे मैंने परिणीता उपन्यास जब पढ़ा था तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा बनस्पति उपन्यास के। उसी तरह से कमलेश्वर की वही बात उपन्यास मुझे ज़्यादा अच्छी लगी उनके फिल्म की अपेक्षा। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि दोनों में से अच्छा किसको कौन सा लगेगा। आपने चेतन भगत का जिक्र किया था, आप एक उनके लिखे को साहित्य मानती हैं? संदीप तोमर जी, मैंने इसलिए नहीं जिक्र किया कि मैं उनके लिखे को साहित्य मानती हूँ, मैंने इस कॉन्सेप्ट में जिक्र किया कि उन्होंने जो किताब लिखी उस पर 3 इडियट फिल्म बनती है तो वो बहुसंख्यक लोगों तक पहुंच जाती है, लेकिन किताब लिमिटेड लोगों तक पहुंच बना पाती है। तो हमने किताब के और सिनेमा के उस संदर्भ को कोट किया है। और जहां तक चेतन भगत के लेखन का सवाल है, मैं उनको साहित्यिक राइटर के तौर पर नहीं कोट करना पसंद करूंगी, यह मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन एक वर्ग है जो उनके लिखे को पढ़ता है। तो आज की तारीख में जो लिखा जा रहा है उसमें एक फार्मूलिकेशन हुआ है कि हम इस फार्मूला पर अगर लिखेंगे तो यह फार्मूला हिट होने वाला है और लोगों में पॉपुलर होगा, लोग इसको पढ़ेंगे, हाथों हाथ लेंगे। जैसे एक जमाना गुलशन नंदा का रहा कि आप किसी साहित्य को लुगदी साहित्य कह करके खारिज कर सकते हैं, लेकिन पाठक को उसको पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, उसके वहां पहुंचने से नहीं रोक सकते हैं। उसी तरह से जैसे किसी सिनेमा को A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड हम कह सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई दर्शक उसे नहीं देखेगा, ये हम उस पर सेंसर नहीं कर सकते हैं। सेंसराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे आज की तारीख में जो वेब सीरीज है उसको लेकर लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि वेब सीरीज एक पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, कल्चर को नष्ट कर रही है, बहुत भद्दे तरीके से प्रेजेंटेशन हो रहा है। लेकिन इन सारे चीजों के बावजूद मैं देख रही हूं कि हर आदमी वेब सीरीज देख रहा है, हर कोई वेब सीरीज की तारीफ कर रहा है, उसको अपने अपने एंगल से देख रहा है। सिताबो दियाबो जो फिल्म आई थी उसको लेकर के लोगों में एक बड़ी बहस शुरू हो गई कि ये ऐसी है फिर ऐसी है, किसी ने कहा अच्छी है, किसी ने बुरा कहा। थप्पड़ को लेकर के भी इसी तरह से लड़ाइयां शुरू हुई, छपाक को भी लेकर के लड़ाइयां शुरू हुई। तो ये चीजें हम किसी को खत्म करने के लिए या बाध्य नहीं कर सकते हैं, ये मुश्किल है। हर आदमी की पसंद अलग होती है और हर व्यक्ति किसी भी चीज को अपने ही नजर से देखेगा। हम उसको उसी नजर से या अपने अनुसार देखने के लिए उसको बाध्य कर ही नहीं सकते हैं। तो आप किसी के लिखे हुए को पसंद करें ना करें, या किसी फिल्म को आप पसंद करें या ना करें, इस बात को आप तय कर सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी इसी बात को, आपके इस बात को एक्सेप्ट करे, ये जरूरी नहीं है। बहुत शुक्रिया पारस मनी। और पारस मनी के बारे में मैं थोड़ी सी ज़रूर तारीफ करनी चाहूँगी कि पारस अभी बहुत छोटे हैं, 24 ईयर के हैं, और आप सबको पता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो बहुत पॉपुलर है, सब टीवी पे आता है, उसके टेक्निकल टीम के एक हिस्सा हैं ये। इन्होंने मुझे इनवाइट किया, इस बात के लिए बहुत शुक्रिया करती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार ऊर्जावान युवा पारस हैं, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से एक इंटरनेशनल फिल्म का आयोजन किया। ऑनलाइन ही सही, ऑफलाइन उनका ये योजना था, लेकिन इन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से अनगिनत लोगों को जोड़ा
तमाम तरह के विषय बिंदुओं से कला साहित्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया। इस बात के लिए पारस साधुवाद के पात्र हैं। मैं पारस को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से आपके इस आयोजन में कोई कुछ महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी होगी, क्योंकि पारस मणि की जो योजना है वो मणि की तरह चमकती रहे और लोग इससे जुड़ें और लोग समझें कि क्रौंच जो है मध्य प्रदेश में छोटी सी जगह अब नहीं है, बल्कि ऊर्जावान युवा पारस के मरकज में है, जो उसे एक नेशनल तक ले गए हैं। तो साहित्य, सिनेमा और समाज, यह तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पारस जो है इन्हीं सारी चीजों को जोड़ रहे हैं। इस बात के लिए हम उनको साधुवाद देते हुए आप सभी दोस्त मित्रों को नमस्कार कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सबको अपना विषय समझ में आया होगा। शुक्रिया, नमस्कार।